नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, आपसे संवाद साधने के लिए। तो बात मिडिल ईस्ट की हो रही है, मध्य पूर्व की राजनीति। अगर बात करें तो हमेशा से रहस्यों, गुप्त सौदों और दोहरे खेल की कहानी जो है वो रही है। लेकिन जब किसी देश का प्रधानमंत्री खुद कैमरे के सामने बैठकर ऐसे आरोप लगाता है जो पूरी वैश्विक राजनीति को हिला सकते हैं, तब ये केवल एक बयान नहीं रह जाता है, ये एक बड़ा संकेत बन जाता है। हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सिम अल तिहानी ने अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में जो कहा, जो बयान दिया, उसने इजराइल फलस्तीन संघर्ष की कहानी को एक बिल्कुल नए कोण से देखने पर मजबूर कर दिया, एक नए एंगल से। उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने कुछ अरब देशों पर दबाव डाला था कि वो हमास को आर्थिक सहायता दें। अरे दरअसल ये जो आरोप है वो इसलिए भी काफ़ी गंभीर हो गया दोस्तों, क्योंकि पिछले कई दशकों से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के सामने हमास को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के रूप में पेश करते रहे हैं। लेकिन अगर ये सच है कि कभी उन्हीं शक्तियों ने अप्रत्यक्ष रूप से हमास की आर्थिक संरचना को मजबूत होने दिया या उसमें भूमिका निभाई, तो ये पूरी कहानी को उलट देता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब केवल एक रणनीतिक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें दुश्मन को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे जिंदा रखा जाए ताकि भविष्य में उसे राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास पर नजर डालें तो मध्य पूर्व की राजनीति में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, कई उदाहरण मिलते हैं। कई विश्लेषक ये भी बताते हैं कि 1980 के दशक में जब फलस्तीन की राजनीति पर फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव था, तब इजराइल के कुछ नीति निर्माताओं ने इस्लामी समूहों को बढ़ने देने की रणनीति अपनाई थी ताकि फलस्तीनी आंदोलन जो है उस आंदोलन को विभाजित किया जा सके। और उसी दौर में हमास का उभार हुआ। बाद में वही संगठन इजराइल के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा भी बन गया। दोस्तों कतर के प्रधानमंत्री के बयान का आप देखिए दूसरा पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका कहना है कि बाद में इन्हीं पैसों को आधार बनाकर गजा पर हमलों को जायज ठहराने की कोशिश की जाती है। जब भी गजा में हिंसा होती है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस अक्सर इस बात पर केंद्रित हो जाती है दोस्तों कि हमास को कौन फंड करता है, कौन पैसे देता है और उसके हथियार कहां से आते हैं। अगर सचमुच कभी बड़े शक्तिशाली देशों ने इस फंडिंग के माहौल को बनने दिया या उस पर दबाव डाला, तो ये एक गहरी रणनीतिक विडंबना को उजागर करता है। गजा स्ट्रिप पिछले कई दशकों से, जी हाँ, गजा पट्टी पिछले कई दशकों से दुनिया के सबसे संवेदनशील संघर्ष क्षेत्रों में से एक रहा है। यहाँ रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये जो संघर्ष है वो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। भयावह, हर तरफ कोहराम, हर कुछ सालों में होने वाले युद्ध, हवाई हमले और मानवीय संकट ने इस इलाके को लगातार अस्थिर बनाए रखा है। और इजराइल अक्सर ये तर्क देता है कि उसके सैन्य अभियान उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि हमास लगातार रॉकेट हमले करता है। वहीं फलस्तीनी पक्ष का अगर बात करें तो फलस्तीनी पक्ष का कहना है कि ये संघर्ष असल में कब्जे और नियंत्रण की नीति का परिणाम है। अब देखिए कतर की भूमिका भी कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में दिलचस्प रही है। कतर लंबे समय से गजा में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय मदद देता रहा है और कई बार ये सहायता जो है वो इजराइल और अमेरिका की जानकारी और अप्रत्यक्ष सहमति से दी गई है। और कुछ विश्लेषकों की अगर बात करें तो ये भी मानना है कि ये व्यवस्था गजा की स्थिति को पूरी तरह विस्फोटक बनने से रोकने के लिए बनाई गई थी।
जबकि आलोचकों की अगर बात करें तो आलोचकों का कहना है कि इससे हमास की जो प्रशासनिक पकड़ है वो पकड़ भी मजबूत हुई। अब इसी वजह से जब कतर के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं कि अरब देशों पर हमास को पैसे देने का दबाव डाला गया था, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रह जाता, बल्कि ये उन जटिल सौदों की तरफ इशारा भी करता है जो अक्सर बंद कमरों में तय होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार दोस्तों घोषित नीतियां और वास्तविक रणनीतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, एकदम उलट। मध्य पूर्व की राजनीति की बात करें तो मध्य पूर्व की राजनीति को समझने के लिए एक बात हमेशा हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यहां हर घटना के पीछे कई स्तर होते हैं। सतह पर दिखाई देने वाली जो कहानी है वो अक्सर केवल आधी सच्चाई होती है, और कतर के प्रधानमंत्री का ये जो बयान है उसी परत को हटाने की कोशिश जैसा है, जहां शक्ति संतुलन, सुरक्षा रणनीति और राजनीतिक हित एक साथ उलझे रहते हैं। आज पूरी दुनिया में इस इंटरव्यू को लेकर बहस तेज है। कुछ लोग इसे साहसिक खुलासा जो है वो मान रहे हैं, तो कुछ इसे कूटनीतिक बयानबाजी कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि आतंकवाद, सुरक्षा और भू राजनीति के इस जटिल खेल में असली जो कहानी है वो आखिर कितनी गहरी है। दोस्तों, मध्य पूर्व की राजनीति में अक्सर दोस्त और दुश्मन की जो रेखाएं हैं ना वो उतनी साफ नहीं होती है जितनी दिखाई देती है। कभी कभी वही जो ताकतें हैं जो किसी संगठन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताती हैं, किसी दौर में उसी संगठन के अस्तित्व से रणनीतिक लाभ भी उठाती रही होती है। कतर के प्रधानमंत्री के बयान ने इसी विरोधाभास को सामने ला दिया है, और शायद यही कारण भी है कि इंटरव्यू केवल एक खबर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति पर उठता हुआ एक असहज सवाल बन चुका है। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा पर यहीं विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही मुख्य संवाद लेकर, सच का संवाद लेकर आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।